नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 12th का फरीदाबाद का एग्ज़ाम बोर्ड्स का हो चुका है, तो उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने कंपलसरी हैं। जो भी चॉइसेस हैं वो क्वेश्चंस के अंदर ही दी गई है, तो आप वहीं पे ही उसे करेंगे। दोनों क्वेश्चंस करके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ और शब्द का इस्तेमाल है उसमें या तो पहला वाला कीजिए या दूसरा वाला कीजिए, और सभी के क्वेश्चंस के आगे उसके मार्क्स दिए गए हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट था राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईआरपी। अगर आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस पेपर वाली वीडियो देखी है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया मैंने। ठीक है, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग्स होती हैं, एडवांटेजेस भी होती हैं इसके, डिसएडवांटेजेस भी होती है। आप कोई 3 एडवांटेजेस और कोई 3 डिसएडवांटेजेस इस पे लिख के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट इसी की ही चॉइस में एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखिए, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यापार को करने के लिए। तो करेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा हम गोल को जीत सकते हैं। ठीक है, और डिसिप्लिन क्रिएट रहता है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह लागू होती है ये। ठीक, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और प्रभावशाली है। इससे हमें जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावशाली मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट नोट ऑन जॉब प्रोफाइल्स इन बीपीओ। बीपीओ के अंदर जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर आप लिखिए। तो आप 5 जॉब प्रोफाइल्स के नाम लिख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन। जो बीपीओज हैं वो कस्टमर की सर्विस देते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक कंपनी को, हार्डवेयर सपोर्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं और नेटवर्क सपोर्ट देते हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, आप इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट होता है कि कंपनी का किसी भी तरह का काम जो जिसमें पैसा बजट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो पेरोल मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर टूल भी कह देता है। तो बिजनेस में जितना भी पैसा लग रहा है, जितनी लागत हो रही है, जितना बच रहा है, एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कितनी जा रही है, कंपनी टैक्स कितना भर रही है, कितना इंश्योरेंस दे रही है, तो ये सब पेरोल में आते हैं। ठीक है, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतने में तो होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके सॉफ्टवेयर्स बता सकते हो। तो पेरोल के कोई 2 या 3 सॉफ्टवेयर बता सकते हो, जैसे सम एचआर है, एक पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, एक रेजर पे है, एक वेव पेरोल है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके एडवांटेजेस बता सकते हो। देखिए, पेरोल से क्या होता है, हमारा डाटा सिक्योर रहता है। डाटा को हम इजी असेस कर सकते हैं, मतलब इजी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कोई भी हमारी जो चीज़ें हैं लैग कर रही हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। और ये बजट क्रिएट करता है। मैनेजमेंट बेसिकली बजट क्रिएशंस के लिए ही काम करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग स्टाइल। प्रीवियस वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत अच्छे से सातों स्टाइल एक्सप्लेन किया। 7 तरह के स्टाइल्स होते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। पहला होता है विजुअल, देखकर। दूसरा होता है ऑडिटरी, सुनकर। तीसरा होता है वर्बल, बोलकर। चौथा फिजिकल, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। फिफ्थ होता है लॉजिकल, कोई लॉजिक लगा के सीखना। ठीक है, सिक्स्थ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है ग्रुप में जो पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट 7th है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो अकेले रहते हैं, अकेले रहकर देखकर ही बस सीख भर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी के ही चॉइस में आपका एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे जो लर्निंग है वो अफेक्ट होती है। जो लर्निंग है वो नेचर ऑफ कंटेंट से अफेक्ट होती है भी, किस तरह का कंटेंट है, किस तरह का मतलब चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। अब 5 साल के बच्चे को हम अगर 10th की पढ़ाई कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिजिकल और मेंटल हेल्थ। एक हर किसी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है मोटिवेशन। वो मोटिवेट आप उसको करते रहोगे तभी वो और ज़्यादा लर्न करेगा। और विलिंगनेस टू लर्न इज़ लाइक उसे खुद इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है, तो वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। नेक्स्ट 4th है आपका क्वेश्चन राइट नोट ऑन सोर्स ऑफ लर्निंग। मतलब लर्न करने के लिए आपको कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं। तो बहुत ईजी है, लेक्चर्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा आप सीख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सीख सकते हो, इंटरनेट के द्वारा कर सकते हो, कंप्यूटर गेम्स के द्वारा आप सीख सकते हो। तो कोई 5 या 4 आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। लर्निंग जो है ये एक बहुत ज़रूरी है। मतलब जब से हम पैदा होते हैं से जब तक हम मरते हैं तब तक हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। ठीक है, लर्निंग जो है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करती है। लर्निंग से इंटरेक्शन बढ़ती है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है सामने वाले से बात करने के लिए क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में पता है। नेक्स्ट लर्निंग के द्वारा हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं है।
इसी के ही और में है, चॉइस में है, राइट नोट ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। अब प्रोसीजरल नॉलेज होते हैं जिसमें आपका जो प्रश्न होता है कैसे, ये चीज़ कैसे होगी, उसे हम प्रोसीजरल नॉलेज रहते हैं, एक प्रोसीजर के द्वारा कोई काम करना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें हम कुछ कोई यूनिक कार्य करते हैं और उसको अलग अलग तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रोसीजर लैंग्वेज कहलाई जाती है, नॉलेज सॉरी। सिक्स्थ है आपका डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या होते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं आपके कोई भी एक नया आइडिया जो आप बिजनेस को बढ़ाने में और उसको लाभ देने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एंटरप्रेन्योरशिप्स बोलते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अब एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसका हमें ज्ञान होगा, बाज़ार की हमें नॉलेज रहेगी, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें पता होगा, और योजनाएं कैसे बनानी है इस चीज़ का हमें पता रहेगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ईआरपी। ईआरपी जो है वो 3 तरह का होता है आपका। एक स्मॉल बिजनेस होते हैं जिसमें 8-10 लोग ही काम करते हैं, छोटा व्यापार बोलते हैं जिसे। एक मिड मार्केट होती है, और मिड मार्केट में 400-500 लोग काम कर रहे हैं। और एक लार्ज एंटरप्राइज होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, उन्हें हम आपके टाइप्स ऑफ ईआरपीज में लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन रोल ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री का क्या रोल है। देखिए, बीपीओ इंडस्ट्री एक थर्ड पार्टी की तरह काम करती है, जहां हम अपने मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो जो हमारे आलतू फालतू की इधर उधर की चीज़ें हैं वो हम बीपीओ के द्वारा करवाते हैं, ये बीपीओ का काम होता है। तो इसका रोल क्या हुआ कि बीपीओ जो है वो सेल और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करता है, हमारी बिक्री ज़्यादा कराता है और चीज़ों को बनाने में ज़्यादा हमारा हेल्पफुल रहता है। फिर कॉस्ट रिडक्शन होती है, बीपीओ के द्वारा हम कॉस्ट को कम कर लेते हैं। फिर बीपीओ में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिलता है। ठीक, सिस्टम यूटिलाइजेशन, जो भी सिस्टम है उसका अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, उसका इस्तेमाल हो जाता है। ये बीपीओ इंडस्ट्रीज के आपके रोल है। नेक्स्ट इसी के ही ऑप्शन में है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बीपीओ। अब बीपीओ जहाँ हम कर रहे हैं यूज़, तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला होता है सिक्योरिटी इश्यूज़। जब आप किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक होने का डर रहता है। ठीक, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन बीपीओ कंपनी। हम बीपीओ कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके साथ ज़रूरी नहीं हमारा संचार अच्छा हो या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो वही समझ रहे हैं। हिडन कॉस्ट होती हैं, जैसे अब बिल्स हैं, बिल्स पे जीएसटी है, वो एक हिडन कॉस्ट की तरह हम लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में पहले बात नहीं की जाती, पर जब बिल बन के आते हैं तो उस पर जीएसटी लग जाती है, तो दैट इज़ एन हिडन कॉस्ट। फिर जो एक बीपीओ है वो 24/7 का उसका वर्कलोड रहता है, 24 घंटे और 7 दिन उसको काम करना पड़ता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं बीपीओ कंपनीज के। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज पहले समझिए होती है। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी होती है कोई खरीद नीति बनाना, जो आप खरीद रहे हैं उस पर कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस लगाकर आपके पास, मतलब एक योजना होनी चाहिए खरीदारी करने के लिए, आपको कितना खरीदना है, कितनी आपकी सेल है, कितना आपको उससे प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कितना बचाना है। तो ये आपकी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। बेनिफिट्स हैं कि जब हम प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ के तहत काम करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नवाचार को हम अपनाते हैं, हम नई नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर एफिशिएंसी मिलती है हमें। नुकसान क्या है, आंतरिक संचार नहीं हो पाता, मतलब बाहरी से हम अंदर संचार नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्ट होता है ट्रैक करना चीज़ों को। ठीक है, पुअर सप्लायर रिलेशनशिप होता है, जो आप सप्लाई करने वाले होते हैं, कई बार हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको हम जो सैलरी देते हैं, जो उनका पूरा जो बायोडाटा हम क्रिएट करके रखते हैं, उसे हम प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉल क्वालिटी असेस्ड। कॉल क्वालिटी असेस्ड होता है जब आप कॉल कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो उसकी आप उससे अच्छे से पूछें कि आपके पास समय है बात करने का। आप उसको एश्योर कराइए कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके आप क्वालिटी टेस्ट करवा चुके हैं। ये आपकी कॉल क्वालिटी असेस्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स का मतलब होता है ऐसे स्किल्स जिसके द्वारा आप लर्न करते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फीडबैक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। जब आप लर्न कर लेते हो तो उसका फीडबैक क्या रहता है। देखिए, जब आप लर्न करते हो तो आपका ग्रोथ होता है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आप नए वातावरण के साथ डेवलप होते हो। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोल सेटिंग? गोल सेटिंग होता है पहले से अनुमान लगाना कि आपको क्या चाहिए। आप एक गोल सेट कर लेते हो और फिर आप उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटरप्राइज, व्हाट इज इट्स पर्पस? एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज एक ऐसी एंटिटी के रूप में काम करता है जिसमें हमें लक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। लक्ष्य जैसे पैसा, हमें मैन पावर कितनी चाहिए, हमें सामान कितना चाहिए, ठीक है, इसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं। इसका पर्पस है किसी भी तरह का उद्योग शुरू करने से पहले की सारी प्लानिंग क्रिएट करना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस हैं। ये भी पहली वीडियो में मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उसमें अच्छे से देख सकते हो। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, ठीक है। और स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है लोग, जो स्टाफ है वो आपको कितना चाहिए मैनेज करने के लिए चीज़ों को। नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ CNG? CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 17th, डैश एक शब्द है जो कार्य को दर्शाता है। वर्ब्स एक ऐसे शब्द हैं, क्रिया, जो कार्य को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 18th है आपका, डैश संचारण का एलिमेंट नहीं है। तो जो आपका एलिमेंट नहीं होता संचारण का, वो होता है आपका समय, आपका टाइम, ठीक। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में पंचुएशन मार्क्स कितने होते हैं? तो कुल मिला के अंग्रेजी भाषा में 15 पंचुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक। 20th क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू प्रिंट अ वर्कशीट, Ctrl+P। ERP के डैश कंपोनेंट्स होते हैं, तो ERP के कुल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट FRM, फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट। BPO, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट ADP इज अ डैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ADP के द्वारा हम कौन से मैनेजमेंट का सॉल्यूशन निकालते हैं? हम पेरोल का सॉल्यूशन निकालते हैं। 26, कम्युनिकेशन इज अ डैश वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन 2 तरफी प्रोसेस होता है, एक सुनने वाला होना चाहिए, एक बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है। डैश इज अ जर्नल आइडिया यूनिवर्सल इन करेक्टर। तो कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो एक सामान्य विचार होता है। 28 क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज एन अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ समथिंग। सेल्फ अवेयरनेस को हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का समझ रखना। 29th, अ डैश इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ कम्पिटेंट मैनर। तो स्किल होते हैं जो एक एबिलिटी देता है ताकि हम एक कार्य को सक्षम तरीके से सीख सकें। लास्ट क्वेश्चन है, क्या टेलीफोन कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? हाँ जी, ट्रू। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको भी आप देख लें। कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।